अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में इक्तदार की सेज फूलों से नहीं कांटों से भरी होती है और हर आने वाली हुकूमत को इदारों के साथ महाजराई और अपोजिशन के सियासी एहतजाज और तहरीकों का सामना करना पड़ता है। और आज ऐसी ही सिचुएशन का सामना एक ऐसी नई नवेली हुकूमत को है जो बहुत कम अरसा के साथ इत्तेहादियों के साथ इक्तदार में आई है और एक वाहद अकलौती जो ऑपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक तहरीक शुरू करने जा रही है। और तहरीक में जिस किस्म के बयानात और इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ इंतशार का बायस बन सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए सियासी और सिक्योरिटी चैलेंज भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी सूरत में हुकूमत किस तरह से चलेगी और आगे चलकर पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? पंजाब में जिस तरह से आईनी बहरान हुआ, क्या जो हुकूमत है जो जिसको कहा जा सकता है कि नाम निहाद हुकूमत है, क्या वो आगे चलकर परफॉर्म भी कर सकती है? इस पर भी बात करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब। और सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज मैं अहमद अवैस साहब से करूंगी और हमारे साथ तो होंगे अब्दुल समद याकूब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम का आगाज अहमद अवैस साहब से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद अवैस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा कि पंजाब में जिस तरह से आईनी बहरान रहा और साबिक जो वजीर आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, उनका इस्तीफा आया और उसके बाद से वो इस्तीफा मतनाज़े बनाने की कोशिश की गई और जो मौजूदा वजीर आला है उनका हल्फ नहीं लिया गया। अब अभी तक ये मुहाजराई जारी है, अभी तक ये जारी है। ये आईनी बहरान पैदा करके पंजाब के सूबे का जो है वो मुस्तकबिल दाव पर लगाया जा रहा है, आखिर क्यों? हाँ देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। पहली बात तो ये है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा को मुतनाज़ हमने नहीं बनाया इनिशियली। अगर आप रिकॉर्ड आपके सामने है, इसको जो ही उन्होंने इस्तीफा दिया और वो मंजूर किया गवर्नर ने, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग ने की थी जिसमें साद रफीक साहब बैठे थे और राना सनाउल्लाह बैठे थे। और इन्होंने उस वक्त कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये इनका जो रेजिग्नेशन है और इसको इन्होंने गलत एक्सेप्ट गवर्नर ने इसको किया। ये बिल्कुल इस्तीफा इनका गलत है। ये सबसे पहले इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और उसके बाद ये तो बाद में बात हुई कि इन्होंने ये उसको कहा कि ये ठीक नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट्स भी हैं, वो एक मसला अलग है। हम उस बात को टेकअप नहीं कर रहे क्योंकि अब वो एक मैं सिर्फ आपकी जस्ट टू स्टेट ऑन द रिकॉर्ड मैंने ये बात की है। दूसरी सूरत अब पैदा हो गई कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है पंजाब की कि वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया हुआ नहीं है। एक दफा ये वाकया जो है वो 1958 का वाकया, जो ईस्ट पाकिस्तान, उस वक्त की ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली में इन सेशन थी असेंबली और वहां पे डिप्टी स्पीकर वाज मर्डर्ड, वो हंगामा हुआ था। और उसके बाद अब ये प्रॉमिस पंजाब की जिस तरह से बात हुई है। लेकिन अहमद अवैस साहब, हमने देखा है कि जितनी बार भी लाहौर हाई कोर्ट गए हूँ, पीएमएलएन लेकर इस मामले को गई हो, और तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी जब भी टेकअप किया है, आपके पास एग्जांपल्स थी, प्रेसिडेंट्स इस किस्म के मौजूद थे, तो लेकिन वहां पे तो आपकी या आपके मौकफ की सुनवाई नहीं हुई या पीटीआई की या दूसरे मौकफ की सुनवाई नहीं हुई, बल्कि इसी मामले को लिया गया कि एक वजीर आला का इंतखाब कर लिया गया है और उसको हलफ उठाने देना चाहिए। बल्कि ये बार बार लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर कहा भी और आखिरकार उनको स्पीकर कौमी असेंबली को बुलाकर कहना पड़ा कि आप इसके ऊपर हल्फ लें। जी, जो फैक्चुअल पोजीशन तो ये आपने दुरुस्त फरमाई, फैक्ट्स तो बिल्कुल ऐसी तरह ही है, लेकिन हकीकत पोजीशन ये है कि एक 4 दिन के पीरियड में 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक 4 दिन के अंदर 3 रिट पिटीशन आई। 3 रिट पिटीशन में 3 मुख्तलिफ फैसले हो गए। ये भी अजीब तमाशा है। कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि एक फैसला हुआ, दूसरा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ, एक ही जैसा सब कर रहे हैं, तीसरा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, वो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बात फेंक दिया उन्होंने। देखिए ये बड़ी खतरनाक बात है। आप देखिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, एक कॉमा अगर आपने बदलना है कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
तो वजह इसके किसी जज को ये इख्तियार हासिल है, क्योंकि जज हो या चीफ जस्टिस हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या कोई प्रोविंशियल हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये तमाम के तमाम जो हैं आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है ये। राइट, अगर सब सर्विएंट हैं तो जाहिर है कि इसको फिर जब कोर्ट ऑर्डर आ जाता है तो फिर सब बाइंडिंग है कि आप उसको उस ऑर्डर को फॉलो करें। बाइंडिंग को कर लिया ना इन्होंने, अब चैलेंज हुआ होगा ना जी, अभी देखिएगा इसका रेपरकशन क्या होंगे। जी राइट, लेकिन अब जाहिर है कैबिनेट बननी है तो कैबिनेट का हल्फ कौन लेगा, और ये तमाम मामलात हैं अभी गवर्नर। कैबिनेट का हल्फ जो भी होगा तो जो आईनी तरीकेकार को अगर ये वेट कर लेते, सिर्फ बेसब्री की वजह से ये सब कुछ हुआ नहीं, तो अभी अगर कैबिनेट को हल्फ लेना होगा तो वो क्या वो भी कोर्ट के ऑर्डर से होगा? कोर्ट के ऑर्डर से तो जो तबाही आ गई और मजीद आएगी तो और नुकसान होगा, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से अगर कोर्ट अपने आप को अबव महसूस करेगा कि मैं आइन से जो है वो बालातर हूँ, तो फिर तो आप समझिए। लेकिन देखें कि अगर गवर्नर या जितने भी आईनी ओहदेदार हैं अगर वो उसकी पासदारी नहीं करेंगे तो कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर जारी करती। उन्होंने तो पासदारी की है, देखिए ना, आइन की पासदारी जो है वो बाकी तो सब कर रहे हैं, सिर्फ ये अदालत ने उसकी जो है उससे मावरा एक काम किया है। मेरी बात जरा आराम से सुनिए आप, आइन के अंदर कहीं डेडलॉक की जरूरत नहीं है, किसी भी हर बात की रेमेडी दी हुई। जी ठीक है। जब एक चीफ मिनिस्टर अगर इलेक्ट होके आया तो उसके लिए एक तरीकेकार है, आर्टिकल 104 है जी, ठीक है, ऊपर एक बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने एक रूलिंग जो अपना फैसला दिया पहला, उसमें बड़ी डिटेल से अपनी डिटर्मिनेशन दे दी कि आर्टिकल 104 ही अप्लाई करेगा और उसके मुताबिक ये तरीकेकार है। लेकिन उसको अप्लाई नहीं किया गया ना, उसमें हर्डल्स आ गई, वो सियासी मसाला। जी जी जी, क्यों नहीं किया गया? जी मैं इसके ऊपर मजीद बात करती हूँ। जी दिखाई गई है। जी ठीक है, मैं आपके ऊपर आपसे बात करती हूँ। अहमद अवैस साहब हमारे साथ, निसार अहमद चीमा साहब है PMLN से, मैं चाहूंगी कि वो भी इसके ऊपर कमेंट कर दे। निसार अहमद चीमा साहब, आप परफॉर्म करने में क्या हर्डल है, कैबिनेट बनाने में क्या मुश्किलात हैं PMLN को, और गवर्नर के ताउन के हवाले से क्या बात हो रही है पंजाब में आपकी? देखिए, पहले तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये हमारे दोस्त से फरमा रहे थे कि बाकी सब तो आइन की पाबंदी कर रहे हैं, उसकी पासदारी कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, सिर्फ अदालतों ने ये है कि आइन से अपने आप को बालातर समझा है। उनके इन बिटवीन द लाइन यही उनका कहना है कि उन्होंने ये है कि जो कुछ किया है, यानी उनका मतलब ये है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। किस तरह की है? देखें, आइन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है जिन्होंने हल्फ लेने से इनकार कर दिया, बिल्कुल बेबुनियाद से ग्राउंड्स पे उन्होंने। यानी ये देखें, गवर्नर को हलफ लेना है, आइन उसको पाबंद करता है कि वो हलफ ले, वज़ीर आला जो है उसकी मर्जी का हो या ना हो। ये क्या तरीका है कि अगर आपकी मर्जी का वज़ीर आला नहीं है तो आप हलफ लेने से इनकार कर दें? कोई ना कोई जो है वो इस तरह के बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज बना के तो आप कोई ना कोई उसको ये कि डिले करने की कोशिश करें। ये तो वो लोग हैं जो आइन शिकनी कर रहे हैं। पहले ये है कि सदर साहब ने कोशिश की मरकज में, फिर ये है कि उन्होंने चलो ठीक है, बिला फिर ये है कि उनको शायद थोड़ा बहुत उनको ख्याल आया कि ये इस हद तक नहीं जाना चाहिए, चुनाचे वो बीमारी का बहाना बना के चले गए और फिर वज़ीर आज़म से हलफ जो है वो सेनेट के चेयरमैन ने लिया। अब ये कि जहाँ भी ये गवर्नर साहब ने इसी तरह आइन शिकनी की, यानी आइन जब उनको पाबंद करता है कि वो हलफ लें तो क्यों उन्होंने इनकार कर दिया? और ये बिल्कुल बेबुनियाद ये ग्राउंड थी। और देखें, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आइन की पासदारी, आइन की पाबंदी बिल्कुल सबको करनी चाहिए। आइन ही बालातर है, बालादस्त है, उसकी बालातरी तस्लीम करनी चाहिए। और ये कि उसको सब सर्विएंट हम सब। लेकिन निसार साहब, अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि जो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा था वो तो सबसे पहले PMLN ने ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ही इसको मतनाज़े करार दिया था। तो यही टेकअप तो PTI ने कर लिया, उसको सियासी इस्तेमाल कर लिया। जब उनको लगा कि हमारी यहाँ पे शिकस्त हो रही है सियासी तौर पर, तो उन्होंने उसको यूज कर लिया। आपका ही जो बयानिया था उसको टेकअप कर लिया। ये फरमाइए, देखें कि ये आइन की पासदारी तो एक तरफ यही इन लोगों में है जो है जो PTI के से वाबस्ता लोग, और खुद इमरान खान साहब, उन्होंने तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का भी मुजाहरा नहीं किया। ख्याल ये था कि चलें ये जो थी इंतजामी सलाहियतों से वो महरूम है, कोई बात नहीं, होता ही है इस तरह, यानी अहलियत नहीं है,
इंतजामी सलाहियतें नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि खिलाड़ी होने के नाते ये हमें तवक्को थी कि कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा वो जरूर करेंगे। उन्होंने भी मरकज में देखा जबकि ये हमारे साथ अक्सरियत नहीं रही, उनके अपने लोग टूट गए, अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो गए, तो उस वक्त उनको चाहिए था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए इस्तीफा देते, नहीं किया। आखिरी वक्त तक ये है कि वो चिमटे रहने की कोशिश की और इस ओहदे के साथ, और उसके लिए आइन फिक्री की भी तमाम हदूद उन्होंने पार की। यही हाल जो है सूबे में, जब ये है कि सबको पता है जी राइट। निसार साहब, अब्दुल समद यकूब साहब है मेरे साथ, सियासी तौर पर उनसे राय लेते हैं। अब्दुल समद यकूब साहब, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, इमरान खान साहब एक तरफ तो कौमी असेंबली में कहते हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, पंजाब में वो अभी भी बुज़दार साहब से इस्तीफा लेने के बाद, उसको एक्सेप्ट करने के बाद, अपना वजीर आला नॉमिनेट करने के बाद भी वो अभी तक इन कोशिशों में लगे हैं कि वो पंजाब में हुकूमत नई ना बनने दी जाए। तो ये सियासी तौर पर इसका फायदा तो नहीं, नुकसान ही होगा। देखिए, इससे पहले जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब भी जिसका जिक्र कर रहे थे, और जाहिर तारीख इस बात की गवाह रही है कि नून लीग को जब भी रिलीफ मिला हमेशा अदालतों से मिला है। वो नवाज शरीफ की 90 की दिहाई की जो हुकूमत हो, वो उसमें बहाली हो, तो उसमें वो 11 जजेस का जो फैसला था, उसमें 10 जजेस ने नवाज शरीफ की हिमायत की थी, जिसने अगेंस्ट गया था वो जस्टिस सज्जाद अली शाह था। ठीक है, क्योंकि वो सिंध से था उसका ताल्लुक। तो हमेशा हमने ये देखा है कि या तो नून लीग को भले विफाक में हो, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि पीपल्स पार्टी को भी यही शिकायत रही थी, बेनजीर भुट्टो को भी यही शिकायत रही थी कि जब भी ये बात अदालतों में जाती है तो जो सिलेक्टिव जस्टिस है जो नून लीग के लिए है वो डिफरेंट है, पंजाब के लिए डिफरेंट है। तो ये गिला उन्हें भी था। और फिर अगर इनको जहां पे रिलीफ ना मिलने की वो हो, या तो फिर अदालतों पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो जाता है, या फिर कोयटा में रफीक तारड़ साहब जो थे वो नोटों के बैग लेके जाते थे, तो कहीं ना कहीं पे ये लोग मैनेज कर लेते हैं उसको, ये इंसाफ को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें तो जाके अगर अदालतें उनके लिए रात को 12 बजे खुलेंगी और हमारी जो लोग हैं वो जाके अगर वकला बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन अब्दुल समद साहब, अब तो ना कहें, अब तो अकामे पर निकाला भी गया है नवाज शरीफ को, अब तो ना कहें अदालतों ने उनके खिलाफ भी फैसले दिए हैं। ये भी अब तारीख का हिस्सा है। जिस उस पे उनको नायल करार दिया गया, फिर उन्हीं अदालतों ने उनको बाहर जाने की इजाजत दी, जो कि अनप्रेसिडेंटेड था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक शख्स को एक जो सजा काट रहा है जेल में, उसको जाने की इजाजत दी गई। तो फिर भी रिलीफ उन्हें जो है वो अदालत से मिला गया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने लिख के उनको बाहर भेज दिया और फिर वो कभी वापस ना आए। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक है, एक तरफ तो अदालतों का जो किरदार हो जाता है, और आपको पता है कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं पूरी दुनिया में, जो हमारी जुडिशरी है। अब उस पर ज्यादा बात करेंगे तो मेरे ऊपर भी कोई तो इन्हें अदालत ना लग जाए। तो आ जाते हैं कि इसका देखें, अगेन आपने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि अगर उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के ऊपर एतराज उनको था, तो वो पंजाब का वजीर आला था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस किया था इस्तीफे में, इन्होंने एतराज किया, उसको हमने लेकिन देखें ये पहले भी था, लेकिन देखें जब लगा कि अब मामलात हमारे हाथ से निकल गए हैं, अब हमारे पास पंजाब भी और वफाक भी नहीं रहा, तो तब जाकर ये सियासी दावपेच खेलने की कोशिश की गई। अगर इससे पहले तो बिल्कुल अपना वजीर आला नामजद कर दिया था चौधरी परवेज इलाही को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ सियासी दावपेच जो है वो हमें भी खेलने पड़ते हैं, कि जब उम्मीदवारों की ये जो थे मेंबर्स की मंडियां लगी हुई हों, जब फ्लैटीज होटल भरा हुआ हो, जब उधर अवारी होटल भरा हुआ हो, तो इस तरीके से आप अगर तरीन ग्रुप खड़ा करेंगे, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, फिर इस तरह से जिन्होंने पीटीआई के टिकट, मोरालिटी की भी कोई बात कर लेते हैं, कोई सियासत में अखलाकियात की भी बात कर लेते हैं। जब ये अखलाकियात की निचली सतह तक चले गए तो फिर आप मजबूर होकर कुछ ना कुछ सियासी दावपेच खेलने पड़ते हैं आपको, फिर उनके लेवल पे थोड़ा सा आके उनको बताना पड़ता है। फिर ये डेडलॉक जो आईनी डेडलॉक यहाँ पे हुआ, अवैध साहब ने ठीक है कि आइन में तो हर चीज की तशरीह है और तशरीह तो इन्होंने करनी, हर चीज वाजे है, लेकिन बात है कि 90 की दहाई में भी तो यही होता रहा था कि अदालतें बहाल कर देती थी, फिर ये मियां साहब ने रेंजर्स बुला लिए, वट्टू की मिसालें सबके सामने है कि कितनी बार जो वो वजीर आला बने, सुबह बनते थे शाम को उतर जाते थे। फिर यानी कि पंजाब की जो ये कॉम्प्लिकेटेड सियासत है, ये हमेशा से इसी तरीके से बुरानों का शिकार रही है। और अगर अदलिया थोड़ा सा इसमें कोई विजडम का मुजाहरा करती और देखती कि उनको वो चीज नजर नहीं आई कि जो लोग खरीदे गए, अब उसकी जो उसका फैसला 63 का वो भी नहीं आ रहा, अगर वो भी टाइम से आ जाता तो शायद ये मंडियां ना लगती। तो कहीं ना कहीं तो
कहीं ना कहीं तो इनको जो है ना वो जी, बेनिफिट दिया जा रहा है। ये सियासी तौर पर इसको लिंगर ऑन करके और आईनी तौर पर इसमें लकूनास निकाल कर कहीं ये तो नहीं है कि 63A के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही वो फैसला आए और ये जो मुनहरिफ इनके ऊपर अप्लाई हो जाए और उसके बाद ये जो इस वक्त जो नई नौमुंतखब हुकूमत है जिसकी अभी तक कैबिनेट भी तश्कील नहीं हुई, इसका भी धड़न तख्ता हो जाए। क्या ऐसा ये? अहमद अवैस साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अहमद अवैस साहब, क्या वाकई ही ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पीटीआई इस तमाम मामले को सियासी तौर पर तूल देना चाहती है और आईनी भी इसमें हर्डल्स क्रिएट करना चाहती है, तो ये 63A जो है आर्टिकल का जो कोर्ट से फैसले आने हैं 63A के हवाले से, उसका इंतज़ार किया जा रहा है ताकि जब वो फैसले आ जाएं और ये हुकूमत जो है अपनी मेजॉरिटी खो दे, तो उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है ताकि ये हुकूमत का खात्मा हो जाए। देखिए, बात यह है कि आप एक बड़ी रॉन्गफुल प्रिजम्पशन के ऊपर आपने ये सवाल किया है। क्वेश्चन ये है कि पहली तो अभी डॉक्टर साहब ने भी शुरू में बात की थी, बगैर आइन के रेलेवेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़े, उन्होंने सुनी सुनाई बात के ऊपर एक लंबी बहस कर दी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आर्टिकल 104, मैं नाम ले रहा हूँ, आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर ओथ पाकिस्तान से बाहर हो या किसी और वजह से ओथ ना लेना चाहता हो, तो वो उस सूरत में स्पीकर नेशनल जो पंजाब असेंबली है उसको कहा जाएगा कि तुम ओथ लो। अगर वो भी ओथ नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ये है कि स्पीकर क्योंकि कैंडिडेट थे, राइवल कैंडिडेट थे, तो वो अगर ओथ नहीं लेते हैं तो फिर उस सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और को अपॉइंट कर देंगे कि वो जाके हो। तो डेडलॉक नहीं है कहीं पर, और ना ये खिलाफ वर्जी है। अब ये देखें ना अहमद अवैस साहब, ये तमाम जो आईनी ओहदेदार हैं इनकी एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और जो एफिलिएशन होने ना, मेरी बात सुनिए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर गवर्नर ने इनकार कर दिया कि मैं ओथ नहीं लेता इस शख्स का, तो खिलाफ वर्जी नहीं की उसने आइन की। आइन आर्टिकल 104 में लिखा हुआ है, और इस वजह से नहीं लिया कि गवर्नर खुद ऑन ओथ है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन का, और उसने कहा कि यहाँ पे जिस धौंस धांधली के साथ, मार कुटाई के साथ, और सबको बाहर निकाल के और ऊपर गैलरी में बैठ के इनको फैसला अनाउंस कर दिया कि ये इलेक्ट हो गए, तो ये मैं इसको इलेक्शन नहीं समझता। और इसकी जो फुटेज सारी मेरे सामने आई है, जिसमें एक खातून जो है वो अभी तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, और तो ऐसी सूरत में ये किसी सूरत भी इसको इलेक्शन करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने उसकी रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट को भेज दी, और यही उन्होंने अपने जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने अपने फैसले में भी दिखाई। अब वेट तो करें आप, आइन में जो तरीकेकार दिया है 104 का, उसको वेट तो करें कि प्रेसिडेंट तीसरा आदमी अपॉइंट करे। आपने एक दिन के बाद एक ऑर्डर पिटीशन दायर कर दी, लेकिन जाहिर है प्रेसिडेंट भी आगे ऑर्डर पास नहीं कर रहे थे ना, प्रेसिडेंट भी नहीं पास कर। ऑर्डर कैसे, आप वेट तो करें। आइन ने जो प्रोविजन दी हुई है उसको गैर आइनी तब कहेंगे कि उस प्रोविजन को कोई खिलाफ वर्जी करे। तो खिलाफ वर्जी अगर किसी ने की है तो हाई कोर्ट ने की है। हाई कोर्ट के जज साहब ने जो कह दिया कि जी नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो आके प्रोविंशियल असेंबली के एक चीफ मिनिस्टर के लिए ओथ लेगा, ये खिलाफ वर्जी है। पहली खिलाफ वर्जी अगर हुई आइन की तो वो ये हुई है, इससे अलावा कोई खिलाफ वर्जी नहीं है। आप किसी को बड़े से बड़े जूरिस्ट को बिठा के आप बात कर लें, ये तो तबाही जो सारी मची है ये इनकी इम्पेशेंट होने की वजह से, और खुद इनकी जो है खिलाफ वर्जियां जो है इन्होंने की, और मुलव्वस कर लिया उसके अंदर हाई कोर्ट को भी। जी ठीक है, इतना खतरनाक खेल खेला गया है कि जिसका नुकसानात जो है पता नहीं कब तक इस कौम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। राइट, निसार चीमा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, और कुछ सियासी मामलात, जाहिर है कि ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और पंजाब में भी पहले वफाक में था कि कैबिनेट कैसे बनेगी, और इसमें अल्लाह अल्लाह करके मामलात तय हुए, लंदन तक गए और फिर तब जाके फैसले हुए। अब पंजाब में भी यही मामला है। अब पीपल्स पार्टी आपसे वजारतें मांग रही है। जी निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी
अब्दुल समद साहब की जानिब चलती हूँ। अब्दुल समद साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पंजाब में जाहिर है ये सिचुएशन है और सियासी तौर पर एक इसको लिंगर ऑन करके अपना एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दूसरी तरफ वफाक में आप लोग लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च भी ऐसा है कि जिसमें कायदीन बार बार ऐसे पुरतशद्दुद बयानात दे रहे हैं, तो ये तो मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने ये कहा था कि हर हुकूमतों को अपोजिशन की तहरीकों का सामना रहता है। हमें 3 साल 8 महीने में माँ सिवाय एक फजलुर रहमान के जो एक मार्च था, उसके अलावा हमें कभी कोई अपोजिशन की तरफ से थ्रेट नहीं रहा था, जो कि हम बार बार कहते हैं कि अपोजिशन हमारे लिए कभी थ्रेट थी ही नहीं। लेकिन हमारे लिए परफॉर्मेंस चैलेंज हमारे लिए जरूर था। लेकिन अब ये जो लेकिन बात आती विद है इन कि पार्टी देखिए, भी तो जब बहुत आप कुछ जब था, जब जब विद इन पार्टी भी तो बहुत कुछ था जो खुलकर सामने आ गया जब वक्त आया। तो मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। विद इन पार्टी जो इख्तलाफात थे और विद देखिए, इन विद इन पार्टी जो पार्टी खतरा तो था, जैसे हमारे यहाँ अपने जमहूरी ही कल्चर है। गिराते हैं जमहूरी नशीमन पर कल्चर में बिजलियां, वो वाला जमहूरी हिसाब हुआ कल्चर ना। जमहूरी कल्चर में विद इन पार्टी अगर कोई इख्तलाफ हो भी जाता है तो वो अंदर चार दीवारी के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि देखें, अब जब ये इंडिजिनस, जिसे हम कहते हैं कि इंडिजिनस मूव नहीं थी, ये तो जाहिर है कि जो मरियम नवाज खुद स्टेटमेंट दिया करती थी कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि गवर्नमेंट को घर भेजने का या इमरान खान को गिराने का, फिर जो कुछ भी हुआ वो उस तफसील में नहीं जाता कि वो सारा कुछ कौम ने देखा और कौम वो हमारा नैरेटिव जो है वो बाय कर रही है कि जी ये बिल्कुल साजिश थी, मदाखलत थी, या जिस तरीके से एम्बेसडर्स वगैरह मिलते रहे थे। अब ये अलीम खान साहब कल रात कह रहे थे कि जी वो इमरान खान साहब को भी मिलते थे, तो मुझे अगर मिल गया तो कौन सी साजिश हो गई। बंदा अलीम खान से पूछे कि जी आप कौन से को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, या आपके पास कौन सा जो है ना वो सोसाइटी बेचने के अलावा आपको आता क्या है। तो इसलिए समद इसलिए साहब, अगर आप ये कहें कि जी एम्बेसडर, लेके मुझसे मिलते हैं एम्बेसडर, मुझसे मिले, समझ आती है कि जी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होती है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डिस्कस होते हैं। अब अलीम खान से उस समद वक्त के साहब, अंदर 22 ऐसे लोगों को जो जाहिर है एम्बेसडर्स कि मिल रहे आप थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और पॉलिटिक्स में हैं और आप हुकूमत में भी रहे हैं, लेकिन ये भी आपको पता है कि जब इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आपके मुल्क में होते हैं तो वो तमाम लोगों से राब्ते करते हैं, वो जाहिर है उनकी एक ड्यूटी होती है, वो लॉबिंग भी करते हैं और इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं जो उन्होंने अपने मुल्कों को भिजवानी होती है। तो ये पॉइंट आपका के वो मिलना नहीं चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, ये मेरे ख्याल में कहीं आप इसको मिस आलिया, प्रिटेंड करें। जी दीदी आलिया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एम्बेसडर्स रेगुलर बेसिस के ऊपर मुझसे मिलते हैं। फॉरेन पॉलिसी डिस्कस होती है, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स डिस्कस होते हैं, शेयर्ड गोल्स डिस्कस होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज डिस्कस होती हैं। अब एक एम्बेसडर इस क्राइसिस के अंदर जाके अगर अलीम खान को मिलता है, मुझे नहीं पता कि एम्बेसडर के और अलीम खान के कौन सी शेयर्ड गोल्स होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होती है। एम्बेसडर ने जाके सोसाइटी तो डिस्कस नहीं करनी, या वो मुनरफ अरकान हमारे जिनको जो अमेरिकन ये बाकी एम्बेसडर्स मिल रहे थे और अपोजिशन लीडर को जो अमेरिकन चार्ट अफेयर है वो मिल रही थी, तो वो सारी हम तो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो सारा समझ आता गया कि इस दौरान अगर ये वेस्टर्न एम्बेसीज अगर एक्टिव हुई हुई है तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी चल रही है। लेकिन ठीक है, सर तो मैं ये नहीं कहता कि मिलना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको यही बता रही हूँ कि मुलाकातों जी ठीक है, मुलाकातों पे पाबंदी नहीं हो सकती। जाहिरी बात है कि जो दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं, वो लोगों से भी मिलते हैं, सोसाइटी से भी मिलते हैं, पॉलिटिशियन से भी मिलते हैं, जर्नलिस्ट से भी मिलते हैं, वो सबसे मिलते हैं और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो अपना फीडबैक अपने मुल्क को भेजते हैं। लेकिन वो आपके लोग किस तरह से उनके साथ कनेक्ट करते हैं वो एक अहम सवाल है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। निसार चीमा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। निसार चीमा साहब, मैं पहले पंजाब पे एक सवाल करके फिर वफाक के हवाले से बात करूंगी। जो लॉन्ग मार्च और जो सियासी बयान दिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने पहले आईनी ओहदा मांगा, अब वो वजारत पंजाब में मांग रही है। क्या PMLN इस पोजीशन में है कि ये वजारत पीपल्स पार्टी को ऑफर करें? नहीं, हम इंशाल्लाह देखेंगे, हमारी ये मखलूत हुकूमत है और इसमें इंशाल्लाह मिल के चलेंगे। उनको ये बिल्कुल वजारतों में भी उनको हिस्सा मिलेगा, हमने हुकूमत मिल के करनी है। देखिए जिस तरह हमने PTA के अजाब से निजात दिलाने के लिए हमने मिल के जद्दोजहद की है और अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब जद्दोजहद की है, इसी तरह आगे हुकूमत साजी
और हुकूमत चलाने का सारा काम जो है वो भी हमने मिलकर करना है, कितनी वजारतें इस वक्त पीपल्स पार्टी को देने का सोचा है? ये कोई ऐसा इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम मिलके, हमारी क़यादत मिलके फैसला करेगी और हम मिलके चलेंगे। राइट, तो ये जो इत्तेहाद है ये सिर्फ इस हुकूमत तक ही कायम है या आगे भी मुस्तकबिल का लाहे अमल भी, नेक्स्ट इलेक्शन का लाहे अमल भी? हमारी ख्वाहिश है कि हम मिलजुल कर कौम की खिदमत करें। राइट, तो अगले इलेक्शन पर क्या मुश्तरका सलाहियतें, एक कलेक्टिव विजडम जो है वो बरोए कार आए और हम मिलकर ये है कि अपनी बेहतरीन सलाहियतों के साथ इस कौम की खिदमत करें और अवाम को रिलीफ मुहैया करें, जिससे ये है कि अवाम जिस कर्ब से गुजरे हैं 3.5 साल के अरसे में, हम उससे निजात दिलाएं अवाम को और अवाम को रिलीफ मुहैया करें। राइट चीमा साहब, एक सवाल ये है कि जाहिर है कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे और इमरान खान की हुकूमत को आप चाहते थे कि वो घर चली जाए, उस वक्त आप लोगों का ये नैरेटिव था कि जल्द इलेक्शन चाहते हैं, फौरी इलेक्शन चाहते हैं। जाहिर है अभी आप लोग हुकूमत में आ गए हैं, अब आप ये चाह रहे हैं कि ये टर्म पूरी की जाए और ये 5 साल पूरे किए जाएं और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। ये नैरेटिव तब्दील क्यों हुआ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब इस पर राजी नहीं है, ये क्या वजह है? देखिए गुजारिश है, नैरेटिव तब्दील नहीं हुआ। नैरेटिव हमारा ये था, शुरू में ये था, आपको पता है कि जैसी भी ये हुकूमत आई है, जिस तरह भी लाई गई है, जैसे भी मुसल्लत की गई है, इनको अपने टेन्योर पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा है मुसलसल कि ये अवाम के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की शक्ल में अवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है, तो फिर यह है कि सारी क़यादत जो थी, कौमी क़यादत तमाम अपोजिशन जमातों की, इस नतीजे पे पहुंची कि सजाब को अब चूंकि कौम मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इससे जल्द अज जल्द निजात हासिल की जाए। अब ये जब इलेक्शन का भी मुतालबा करते थे तो उसकी वजह यही थी कि ताकि नए इलेक्शन हो, नया मैंडेट लेके अवाम का मैंडेट लेके आए उनके मुंतखब नुमाइंदे और अवाम को इस सजाब से निजात दिलाई जाए। जब अवाम को हमने एक सही तरीका, इन्हीं तरीके से निजात दिला दी है, तो फिर यह है कि अब जाहिर है हम चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ भी मुहैया करें। ये कि जिस तरह मैंने कहा कि अवाम जिस मुश्किल तरीन हालात से गुजरे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की जो मुसलसल बमबारी उनके ऊपर हुई है, उसके हवाले से ये कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारी मखलूत हुकूमत जो है अब अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ भी मुहैया करे। जी ठीक है। मैं जी अहमद करना चाहूंगा डॉक्टर साहब को। जी अब्दुल समद साहब। जितना मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब को पिछले 4 साल में जानता हूं और जितने नफीस आदमी हैं और जितनी साफ सुथरी ये सियासत करते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये इनका सियासी बयान हो सकता है, लेकिन अगर इनके दिल की बात पूछी जाए, डॉक्टर निसार चीमा मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में कंफर्टेबल हो। ये शायद इलेक्शन में जाना ज्यादा पसंद करें, इस तरह के इत्तेहाद को। और अब तो उन्होंने पार्टी लाइन को टो करना, ठीक है, वो यहाँ पे आके जरूर डिफेंड करेंगे, वो पार्टी तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रिटिसाइज करें, समझ आती है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन डॉक्टर साहब कभी भी इस तरह के इत्तेहाद, गैर फितरी इत्तेहाद में कंफर्टेबल, मेरी जाती राय में कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेकिन जाहिर है कि वो पीटीआई की मुखालफत में सब कुछ करने को तैयार हैं, ये तो वो कह चुके हैं ना कि वो पीटीआई को हटाने के लिए साथ थे, अब पीटीआई का मुकाबला करने के लिए साथ होंगे। यहाँ पर कंसेंसस अभी तक दिखाई दे रहा है। नहीं, मुकाबले की बात नहीं है। मेरी गुजारिश ये है, देखें बात ये है कि मैं अपने भाई अब्दुल समद साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। देखें बात ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि सिर्फ मुकाबले पीटीआई का मुकाबला करने की बात नहीं है। इलेक्शन तो जब भी हो, ये है कि ये जमहूरी तरीका यही है, जमहूरी स्पिरिट भी यही है कि अवाम जिसको भी अपना मैंडेट दें, अवाम जिसके ऊपर भी एतमाद का इजहार करें, उनको ही हक है हुक्मरानी का। देखिए ये है कि अब ये पीटीआई का मुकाबला करने की बात नहीं, हमने चूंकि एक मिल की जदोजहद की है, अब ये मखलूक हुकूमत जो बनी है, हमारी ख्वाहिश ये है कि जितना अरसा भी मुमकिन हो ये मिलकर अवाम की खिदमत करे, अवाम को रिलीफ मुहैया करे। जी ठीक है, बात है। जी ठीक है निसार साहब, मैं नेक्स्ट इसके ऊपर टेकअप करती हूँ कि इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, लेकिन कुछ आईनी सवालात हैं। मैं अहमद अवैस साहब से 2 करना चाहूँगी। एक सवाल तो ये है कि अहमद अवैस साहब, किस तरह से जब कोई भी समरी वजीर आला या फिर वजीर आजम सदर को भेजता है, तो वो कितना उनके पास वक्त होता है कि सदर पाकिस्तान को उसके ऊपर अमल करना होता है? देखिए आइन के अंदर ही लिखा है, पहली बात है इसको जितनी देर वो रखेंगे वो आइन में खुद प्रोवाइड किया हुआ है। आर्टिकल 48 का सब आर्टिकल 1 उसमें लिखा है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई समरी जाएगी प्रेसिडेंट के पास,
तो 15 दिन तक वो उसको अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क के उनके पास फाइलें आती हैं, देखनी होती हैं, तो वो उनको टाइम, ये आइन ने फिक्स किया हुआ है। और अगर वो 15 दिन के बाद वो रिटर्न कर देते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा के या वो अपने डिसएग्रीमेंट शो करके, तो दोबारा से समरी जब आएगी तो फिर 10 दिन तक वो उसको, उनके पास टाइम पीरियड है उसको फैसला करना। तो ये समरी आए और समरी वापस जाए, ये कितनी बार ये एक्सचेंजिंग कितनी बार हो सकती है? ये आखिर कब तक ये सिलसिला रुकेगा कैसे? अगर वो जिस वक्त दोबारा जाएगी और उसके बाद 10 डेज का पीरियड जो है वो उसमें वो ये रिटर्न करेंगे या मंजूर करेंगे। अदरवाइज वो फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और वो वजीर आजम, यानी कि इस वक्त अगर पंजाब के गवर्नर के लिए बात हो रही है तो इसी तरह से समरी वापस भेजी गई और समरी दोबारा भेजी गई और अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए गवर्नर पंजाब को हटाया जाएगा। अगर वो पूरा टाइम गुजर जाएगा और वो नहीं होगा तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो हो जाएगा कि वो या वो खुद ही उसमें कह देंगे, मंजूर कर देंगे उसको। दोनों सूरतें हैं ना। जी ठीक है। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी उसके बाद उसके बाद जो है फिर उसके बाद नया गवर्नर अभी इन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया, उसकी ना समरी बनाई है। वो फिर एक सिलसिला जो है वो इसके बाद वो एक आईनी खला जो है वो फिर पैदा हो जाएगा, जिसके लिए फिर एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना होगा। यहाँ पे ब्रेक शामिल करनी, पहले कर लेते। जी ठीक है ना, ये गलती तो इन्होंने खुद की है। जी ठीक है, तो खुद कर रहे हैं ये। राइट। यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, लगता यह है कि सियासी बयानात कायदीन ही अपने अवाम, अपनी कौम और अपने वोटर, अपने सपोर्टर को उकसा रहे हैं और ये ऐसे उकसा रहे हैं कि इंतशार की तरफ जैसे राग़ब किया जा रहा है। इमरान खान साहब का आपने खिताब ओवरसीज से सुना, उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी ये इस वक्त के जो हुक्मरान हैं जाएंगे उनको चोर और डाकू कहकर पुकारा जाएगा। इसकी हमने एक एग्जाम्पल देखी है कि जिस तरह से कि मदीना में हमने देखा कि वहां पे शहबाज शरीफ हूँ या दूसरे जितने भी कायदीन गए थे, शाहजैन बुगटी है, मरियम औरंगजेब है, उनके ऊपर जुमलेबाजी की गई थी और उसके बाद एक कार्रवाई भी हमें देखने में आई। लेकिन अब ये इमरान खान साहब खुल के कह रहे हैं कि ऐसे ही चोर डाकू कहा जाएगा। ये इंतशार की तरफ सियासत को लेकर जाया जा रहा है, इसका फायदा किसको होगा? निसार साहब, ये खतरनाक सूरत हाल है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर हुकूमत क्या लाहे अमल तय करेगी? देखिए, बहुत ही ये अफसोसनाक बात है कि शेख रशीद साहब जो मुल्क के बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, जिनके ऊपर मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने की जिम्मेदारी थी, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। पहले भी आपको पता है कि जलसों में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना वो बातें करते रहे, आग लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये बात ये है कि देखें, ये पहले आपको याद है कि ये सिर्फ चोर डाकू करप्ट की गर्दान करते रहे। अब ये कि आगे बढ़कर बदकिस्मती से मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगा रहे हैं, गद्दार, मुल्क दुश्मन, मीर जाफर, मीर सादक। ये किस तरह की, ये नहीं, हम किस तरफ जा रहे हैं? इस तरह ये एक मुल्क को ये जैसे होते हैं ना कि इरादतन ये खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये को मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। इससे ये कि आप देखें तो सही कि आप ये जब अपने मुखालफिन को पहले ये है कि करप्ट और डाकू और चोर इस तरह के इल्जाम देते रहे जो आप कोई साबित ना कर सके, अब ये मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं। आप ये कि खुदा का खौफ करें, इस मुल्क पे रहम करें। इस मुल्क ने आपको बड़े बड़े मनसब दिए हैं, अगर आप इस तरह से महरूम हो गए तो इसका मतलब ये है कि मुल्क को खाना जंगी की आग में धकेल दें। दूसरी बात जो है ये है कि देखें, मैं फिर ये गुजारिश करूंगा, लेकिन आप लोग क्या लाहे अमल तय करेंगे? कोई स्ट्रेटेजी तो अब बनाई होगी। अब जलसे बामुकाबला जलसे तो हो गए, अब लॉन्ग मार्च होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये तमाम लोग कानून का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें। कोई शख्स जो है कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। जाहिर है कि वो हुकूमत ने और कानून ने अपना ये है कि अपना रास्ता निकालना है और ये है कि कानून की अमल दरामद जो है, कानून की अमलदारी को हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, उसको यकीनी बनाएंगे और किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये किस तरह की लोगों को एक अब इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे हम इंशाल्लाह। जी ठीक है। तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं ताकि ये जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है, इंतशार की फिजा है, ये कम से कम ये खत्म हो जाए?
नहीं, इंशाल्लाह वो भी ये है कि वक्त पे ये पूरी कौमी क़यादत जो है मिलकर फैसला करेगी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इंशाल्लाह अगर ये कि जब देखें ना जो ड्यू टाइम है, अगर ये है कि ये अगस्त तक इस असेंबली की मोहलत है, इस हुकूमत की मोहलत है, अगर ये है कि चंद महीने पहले भी करवाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त आपके जितने भी कायदीन हैं उनके जो मौक़िफ़ आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी यही कहा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। चलो, नहीं, लेकिन कोई ऐसी वक्त पे होंगे, लेकिन ये कि अगर चंद माह पहले भी हो जाए तो इसमें हर्ज कोई नहीं है। हमें इलेक्शन से भागने वाली नहीं है जी। जी हम तो ये कि हम खुद चाहते हैं कि अवाम के पास जाएं और उनका मैंडेट लेके आएं। बिल्कुल ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मुनासिब कानून साजी हो जाए, इंतखाबी कवानीन में जो तरामीम की जरूरत है वो हो जाए, और उसके बाद ये है कि अवाम को कुछ रिलीफ भी मिले, और फिर ये है कि हम लेकिन जाहिर है कि ये काम इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन ने तो पहले ही कह दिया है कि वो 7 महीने से पहले इलेक्शन करवा नहीं सकते। जाहिर है कि जो इदारा है जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो जब कह रहे हैं कि 7 महीने से पहले हम नहीं करवा सकते, तो जाहिर है कि इलेक्शन को उसके बाद ही हो रहा है। जी अहमद अवैस साहब, जिस तरह की सियासी सूरत हाल है और जाहिर है कि इसमें आईनी भी और कानूनी भी बहुत सारे मामलात देखने पड़ते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर इलेक्शन नहीं करवाता, पीटीआई अपना एक मौक़िफ़ रखती है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कहती है कि रिजाइन कर दे, और ऐसे में जल्द इलेक्शन का भी मुतालबा करती है, तो वो उनकी अपनी पोजीशन कहाँ पे स्टैंड करती है आईनी और कानूनी? आप देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक ही काम है कि वक्त के ऊपर हर वक्त तैयार रहे इलेक्शन के लिए। अब अगर इलेक्शन कमीशन ये कहे कि जी हम 7 महीने के बाद इलेक्शन कराएंगे, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आप मुकाबले में जंग के लिए खड़े हुए और आपकी फौज कहते हैं कि नहीं जी हम तो अभी तैयार ही नहीं है लड़ाई के लिए, हम तो कुछ महीने लगाएंगे तैयारी के लिए, उसके बाद आएंगे लड़ने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हल्का बंदियां नहीं हुई हैं, हल्का बंदियां नहीं हुई हैं। इसका हल तो ये है कि यक जुम्बश कल इन तमाम इलेक्शन कमीशन को फारिग कर देना चाहिए जो इतनी इनकॉम्पिटेंस शो की उन्होंने। अथॉरिटेटिव इनकॉम्पिटेंस हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड बाय देम। ये इस तरह भी कभी निजाम चला है किसी मुल्क का? मैंने तो पहली दफा सुना है यहाँ पर कि इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन ने आके अदालत में कहा और अदालत ने भी बर्दाश्त कर लिया उसको। तो एक मामला, दूसरी तरफ जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कानून साजी का भी है। ईवीएम मशीन जो कानून लेकर पीटीआई आई थी, इसको दूसरी ऑपोजिशन नहीं मान रही, जो इस वक्त हुकूमत में है वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम अपनी कानून साजी करेंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। आप करते रहें, फिर मुल्क का अल्लाह हाफिज़। अगर ये कानून साजी अपने करेंगे, जो कानून साजी होगी इलेक्शन अर्लियर द बेटर। अगर कौम को इस इंतशार से बचाना है तो अर्लियर द बेटर। जिस सिचुएशन अराइज हो गई है, इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि आप फौरन मैंडेट के लिए जाएं और उसके बाद एक हतमी जो भी फैसला आवाम कर देंगे, उसके बाद एक नया सिलसिला निज़ाम जो है वो शुरू हो जाएगा। इस कंफ्यूजन की स्टेट से निकलना बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। राइट, मैं इसी को लेकर आगे चलूंगी अब्दुल समद साहब के जानिब। अब समद साहब, ये जिस तरफ इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं कि वो इदारों को भी पैगाम देना चाहते हैं, तमाम सियासी जमातों को भी पैगाम देना चाहते हैं और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम देना चाहते हैं कि 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है, इसीलिए वो अब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी है उन्होंने, जो कि वो अभी 20 तारीख के बाद ऐलान करेंगे। तो ये अगर लेकर चलते हैं और वहां पर जाके क्या लगता है कि क्या कामयाबी होगी? वो जो पैगाम देना चाहते हैं ऐसा होगा? लेकिन जमहूरी तरीका तो यही होता है कि जिसमें आप अवाम के पास जाते हैं, अगर अवाम आपके साथ आती है, कोई जो आपका जो एहतजाज है या लॉन्ग मार्च है, कोई गैर कानूनी या गैर आईनी तो नहीं है। अगर एक अवाम का मेजोरिटी अगर वो चाहती है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, डी चौक पे, पार्लियामेंट का हक बनता है कि वो आप आके बैठे। पहले भी हम 126 दिन बैठे, लेकिन अगर एक ज्यादा तादाद के अंदर आ जाती है और ये नहीं चल पाता सिस्टम इनसे, तो हमने तो पहले भी इनको कहा था कि नहीं चला पाएंगे, कि डेफिनेटली मतलब इनका जो गैर फितरी इत्तेहाद है वो पार्लियामेंट के अंदर तो हो सकता है, लेकिन ये जब अवाम यहाँ पे आएगी तो देखिएगा, अगर जून की कड़ाकेदार गर्मी में अगर लोग बैठ जाते हैं तो क्या आप लोग खुद नहीं मुतालबा करेंगे इस प्राइम मिनिस्टर से कि भाई इस्तीफा दो, घर जाओ?
इलेक्शन कराओ। एग्जैक्टली मेरा और पॉइंट वैसे भी आपने आपसे यही है समझ साहब। अभी तक एहतजाज का कहा है इमरान खान साहब ने, ये नहीं कहा कि वो धरना देंगे। क्या इस चीज का पहले इंतजार किया जाएगा कि धरना, लोग कितने देखें आते जो हैं? इस्लामाबाद की कॉल पहले है वो धरने की जी। है, इस्लामाबाद की कॉल एहतजाज की खाली नहीं है, वो वनडे मैच नहीं है। वो आप उसको जो है वो ये नहीं कहा गया, वो धरने के जलसे तो जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद की कॉल होगी वो धरना होगा। और जब वो इस्लामाबाद लोग पहुंचेंगे तो मैं विद इन 3 डेज आपको कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देके घर चला जाएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड आपको मैं कह रहा हूं, और ये आप इसको नोट कर ले, इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा आपको प्ले करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं तो 3 दिन इस्तीफा के कौन अंदर लेगा? अंदर जो है ये इस्तीफा प्राइम क्या मिनिस्टर इस्तीफा क्या देके घर धरने से जाएगा। इस्तीफा हो जाएगा? जी धरने से इस्तीफा होगा? 126 दिन आपने पहले भी नहीं, धरना वो दिया, कोई 126 इस्तीफा नहीं दिन हुआ, देखें, कोई हुकूमत 126 नहीं दिन गई का थी। जो धरना था वो एक और चीज थी। हम्म वो एक और चीज थी, उसमें उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले थे जो हकीकत है मानने की, क्योंकि वो एक धांधली के ऊपर था। वो जो हमारा नैरेटिव था, जो एजेंडा, वो हमने धांधली के ऊपर। लेकिन इस दफा लोग ये समझते हैं कि उनके साथ, उनके मैंडेट के साथ मतलब लोगों ने इन्होंने गद्दारी की है। जो गद्दारी वाली बात आ जाती है कि जिसमें वो कोई ये समझे कि मेरे लेकिन समझ मैंडेट, साहब मेरे वोट के ऊपर डाका डाल ये जाए, भी वो जाहिर भाग है जाए। सवाल तो किया जाता है ना, लोग ये भी पूछते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान में इदारे भी हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, वो भी देख रही है, वो कहती है कि कोई साजिश नहीं हुई। अभी भी आप देख लें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो हुआ, जो इलामिया है, उसमें साजिश का जिक्र नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हमारे इदारे हैं मुल्क में ऐसी किसी साजिश को रोकने के लिए, तो फिर क्यों इस तरह का बयानिया बनाया जा रहा है? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए, अगर ये बात वो मानते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन में पहले भी जब हमारी गवर्नमेंट में एनएसए की मीटिंग में ये जॉइंट डिक्लेरेशन आई थी कि इंटरवेंशन हुई है। अगर ये भी कहते हैं इंटरवेंशन हुई है, अगर इदारे भी कहते हैं इंटरवेंशन हुई है, तो साजिश पे तो तहकीक ही नहीं हुई। साजिश बगैर तहकीक के हमने तो यही मुतालबा किया कि जुडिशल आप कमीशन बैठाएं, ओपन हियरिंग करवाएं उसे, लेकिन वो देखिए ना, डिसाइड तो करेंगे। आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब जिस तरह से कह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक इदारे के सरबराह को सिर्फ इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि उनको जुलाई में पता चल गया था कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है और वो इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। तो फिर बाकी इदारे के जो सरबराहान है या पूरे इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे इमरान खान साहब कि सिर्फ एक जो सरबराह है वही साजिश को रोक सकता है? तो जब प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को गैर मामूली सूरत हाल की वजह से हालत जंग का कह कर के इस वक्त हम हालत जंग वाली सिचुएशन हो जाती है, एक्सटेंशन दे देता है, तो उस वक्त दूसरे किसी और की कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल नहीं उठता। तो जब आप आर्मी चीफ को, यहाँ पे तो एक्सटेंशन की बात भी नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो एक पोस्टिंग के ऊपर उनको एक्सटेंड किया जा रहा था ना। हाँ। तो ये एक्सटेंशन तो नहीं थी, ये कौन तो सी उनकी हालत पोस्टिंग जंग? एनीवेज, ये तो वो तो सियासी महाजर आई थी ना, ये सियासी महाजर आई थी, पाकिस्तान में सियासी महाजर आई थी और ये विद इन पार्लियामेंट आईनी तरीके से हो रहा था। ये कोई जंग की बॉर्डर पर कोई फौजें नहीं आ गई थी, खुदा ना खास्ता। देखें, जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई थी तो यही कहा गया था कि गैर मामूली हालात है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव इतना कमजोर होता है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, कि वो अगर एक अपॉइंटमेंट के ऊपर उस कहा जाए कि महाजर आई है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर घर चले जाना चाहिए। कि अगर वो समझता है कि वो एक अपॉइंटमेंट भी नहीं कर सकता, तो फिर तो यही रास्ता बनता है ना कि जी इदारों से महाजर है। क्या फिर प्राइम मिनिस्टर इतना कमजोर अगर आपने रखना है तो फिर आईनी तौर पर उसको कमजोर कर दें? सर क्या बात है, यही किसी वक्त यही पीएमएलएन कहती थी और उस वक्त आप कहते थे कि ये इदारों के खिलाफ हैं, और आज आप बना रहे हैं। और निसार चीमा साहब, क्या वाकई शहबाज शरीफ साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा शॉर्टली, क्या शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे देंगे? जैसे समद साहब ने कहा कि जैसे ही एहतजाज और धरना होगा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड इस्तीफा देके घर चले जाएंगे, ऐसा ही है? ये देखें बात, ये तो खुशफहमी इनकी, और मुझे पता है इनको खुद अंदर से पता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए 126 दिन के धरने के दौरान जो है वो क्या कुछ इन्होंने किया, कानून को हाथ में लिया, पूरी कौम को कानून शिकनी पे उकसाया और आइन शिकनी पे उकसाया, लोगों को ये सिविल नाफरमानी की कॉल दी, गैस और बिजली के बिल जलाए, पुलिस पे हमले किए, पीटीपी पे हमले किए, पीटीपी पे कब्जा भी किया। देखें ये क्या भी ये कि ये अगर वही करेंगे, हमें ख्याल ये था वैसे कि अपोजिशन के तौर पर तो उनका जो रोल था बहुत नाकाबिल रश्क और अफसोसनाक था, लेकिन हमें तवक्को थी कि हुकूमत में आके बेहतर तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे, वो भी ना कर सके और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा ना कर सके। अवाम की अक्सरियत के, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की अक्सरियत के एतमाद से जब महरूम हो गए तो उस वक्त भी कम अज कम फराग और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते, वो भी नहीं किया। अब यह कि जब ऐवान की अक्सरियत आपके साथ नहीं है, उन्होंने नया कायदे ऐवान चुन लिया,
तो अब इसको ये कि आप बर्दाश्त करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? अब ये यानी कि प्रेशर में नहीं आएगी, कोई धरना हो, कोई एहतजाज हो? ना 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 ना, कोई ये कि ना किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत होनी चाहिए, ना हुकूमत इसकी इजाजत देगी, ना ये है कि इस धरनों से और ये कि जत्थेबंदी से और जत्था सियासत से। बहुत बहुत इस तरह शुक्रिया ये है कि निसार हुकूमत चीमा के साहब, बदली जा अब्दुल सकती है। समद यक और अहमद अवैस साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, ये सियासी मुहासरा मुल्क के लिए नुकसान का बायस हो सकती है, इसलिए तमाम सियासी कायदीन को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। शायद वो मुक्तदर हलकों की तरफ देख रहे हैं कि वो कोई बात करें और वो कोई फैसला करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।